हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम डिस्कस करेंगे चैप्टर और इन्वायरमेंट। छोटा सा चैप्टर है बेटा, 2-3 टॉपिक इसमें ऐसे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, उन्हीं में से ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम बेटा स्टार्टिंग से पढ़ेंगे ये चैप्टर, छोटी से छोटी डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर सारे के सारे टॉपिक इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बेटा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। सबसे पहले बेटा इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन भी कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। इट इज अ बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, इंक्लूड्स ऑल द लिविंग थिंग्स। तो ये बेटा बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, मतलब जो आपका बायोस्फीयर होता है ना, उसको सबसे बेसिक या छोटा यूनिट होता है, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। जिसमें सारे के सारे लिविंग थिंग आएंगे, प्लांट्स, एनिमल, ऑर्गेनिज्म इन ए गिवन एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया के जितने भी लिविंग थिंग्स है वो भी आएंगे, इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। और उसके साथ साथ नॉन लिविंग इन्वायरमेंट जैसे वेदर, अर्थ, सन, क्लाइमेट। तो इकोसिस्टम में क्या होता है बेटा, लिविंग कंपोनेंट भी होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं। लिविंग में प्लांट्स, एनिमल आ गए, और आपके नॉन लिविंग में वेदर, अर्थ, सन या क्लाइमेट वगैरह। ठीक है, उसके बाद में टाइप ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कितने तरह का होता है, तो 2 तरह का इकोसिस्टम होता है, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। इकोसिस्टम which exist in nature on its own without any human interference is called natural ecosystem। तो नेचुरल इकोसिस्टम वो है जो आपको ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है इस दुनिया में, इंसान का उसमें कोई भी रोल नहीं है या फिर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट्स, नेचुरल इकोसिस्टम में भी टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। कहते डिपेंड करते हैं कि हैबिटेट कैसा है। हैबिटेट मतलब रहने वाली जगह जो होती है उसको बोलते हैं हैबिटेट। ठीक है, तो ये नेचुरल इकोसिस्टम 2 तरह के होते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में आ गया जैसे फॉरेस्ट, डेजर्ट। एक्वेटिक में आ गया पॉन्ड, लेक्स, रिवर, ओशियन। आ गया बेटा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। An ecosystem which is created and maintained by human being is called artificial or man-made ecosystem। एक ऐसा इकोसिस्टम जो इंसान द्वारा बनाया गया है उसे हम बोलेंगे बेटा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल एक्वेरियम हो गए, बोटेनिकल गार्डन, पार्क्स हो गए, क्रॉप फील्ड वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स स्टडी करेंगे। सबसे पहले बेटा बायोटिक, 2 ही होते हैं, एक लिविंग और नॉन लिविंग। तो बायोटिक या फिर लिविंग कंपोनेंट बोलिए। दीज इंक्लूड्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम। तो इसमें क्या आएंगे बेटा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इकोसिस्टम को सारे के सारे इसमें आएंगे, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे के सारे आएंगे। डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरी। अब कहता है कि डिपेंड करता है कि इनका खाना लेने का तरीका कैसा है, उस पर डिपेंड करते हुए ये 3 कैटेगरीज में बांट दिए गए। सबसे पहले प्रोड्यूसर, those organisms which can prepare their own food by the process of photosynthesis are called producer। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उनको बोलेंगे प्रोड्यूसर। These organisms are also called autotrophs। इनका दूसरा नाम क्या है बेटा, autotrophs। फॉर एग्जाम्पल ऑल ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे है और कुछ बैक्टीरिया। दे अब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सन। तो ये क्या करते हैं, सन से एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे एंड कन्वर्ट इट, और उसको कन्वर्ट कर देंगे केमिकल एनर्जी में टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। सूर्य से एनर्जी लेंगे, फिर उससे क्या करेंगे बेटा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, फिर उससे क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएंगे। आपका ये इसका एंड प्रोडक्ट रहता है। दे आर द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर रेस्ट ऑफ द इकोसिस्टम। ये सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब जितनी भी एनर्जी है या खाना है वो यहीं से जाएगा। ये मेन सोर्स है खाने का पूरे इकोसिस्टम के लिए। दे टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एनवायरनमेंट। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन देंगे, thus बैलेंसिंग द कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर की कंपोजिशन को भी बैलेंस रखते हैं। नेक्स्ट आएगा बेटा कंज्यूमर। दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड कंज्यूमर। कंज्यूमर वो है बेटा जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं खाने के लिए। दे आर आल्सो कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। इनको हेटरोट्रॉप भी बोलेंगे। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। आगे फर्दर ये डिवाइडेड है अलग अलग कैटेगरी में, हेर्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। पैरासाइट्स, ठीक है,
अब यहाँ देखो बेटा, हर्बीवोरस क्या है? वो ऑर्गेनिज्म विच फीड्स डायरेक्टली ऑन द प्लांट, जो सीधा प्लांट्स खाएंगे उनको बोलेंगे हम हर्बीवोरस। दे आर आल्सो नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर। इनका दूसरा नाम क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल गोट है, हॉर्स है, शीप है, एटसेट्रा। फिर आगे कार्निवोरस, वो ऑर्गेनिज्म विच ईट ओनली फ्लैश ऑफ हर्बीवोरस, जो हर्बीवोरस को खाते हैं वो आ गया आपके कार्निवोरस। दे आर आल्सो नोन एज सेकेंडरी कंज्यूमर, तो इनको सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर, डॉग, एटसेट्रा। ये भी याद रखिएगा, ठीक है, कि प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं? हर्बीवोरस। सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरस। नेक्स्ट आ गया ओमनिवोरस, वो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स भी खाएंगे, एनिमल को भी खाते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन हो गया, बियर हो गया। नेक्स्ट आ गया बेटा पैरासाइट्स, वो ऑर्गेनिज्म विच लिव्स ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म टू obtain their food without harming them। वो ऑर्गेनिज्म बेटा जो किसी दूसरे की बॉडी में रहते हैं और उसी का खाना खाते हैं लेकिन उसको नुकसान नहीं देते। फॉर एग्जांपल लीच, प्लाज्मोडियम, ये होते हैं पैरासाइट। नेक्स्ट आ गया बेटा डीकम्पोजर्स, these are the microorganisms that feed upon the dead and decaying organic matter। ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जो मरी हुई चीजों को खाते हैं। Decomposer break down the complex organic substance into simple inorganic substance that go into the soil and are used up by the plant। ये क्या करेंगे बेटा? जब कोई जीव जंतु मर जाता है, ठीक है, उसे बेटा खाएंगे और सिंपल फॉर्म में बदल देंगे, ठीक है, और फिर वो क्या होगा बेटा? सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाएगा और प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। वो सॉइल में चला जाएगा, मिक्स हो जाएगा और प्लांट उसको एब्जॉर्ब करेंगे। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड फंजाई हो गए। नेक्स्ट आएगा बेटा एबायोटिक या फिर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। These are the non-living components of the ecosystem on which the living organism depend। ये वो नॉन लिविंग कंपोनेंट इकोसिस्टम के जिनके ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं। These includes light, temperature, water, wind, atmospheric gases, etc। सबसे पहले लाइट, इट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन ऑल द इकोसिस्टम। लाइट जो है बेटा, यहाँ पे सनलाइट की बात कर रहे हैं, ये प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी का सोर्स है वो यही है, सनलाइट। तो इसे ग्रीन प्लांट लेंगे, खाना बनाएंगे थ्रू फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है बेटा टेम्परेचर, ठीक है। अब टेम्परेचर में देखिए, नेक्स्ट पोर्शन जो है, दिस इज टेम्परेचर। ऑल लिविंग थिंग्स हैव ए रेंज ऑफ टेम्परेचर इन विच दे कैन सर्वाइव। बियॉन्ड दोज लिमिट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू लिव। तो टेम्परेचर क्या है बेटा? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक टेम्परेचर की रेंज चाहिए जीने के लिए, रेंज बोलेंगे, ठीक है। जैसे 10 से 20, 20 से 30, तो उस लिमिट के बाहर वो नहीं जी सकते। फिर एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं, उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, विंड होगी, ये पॉलिनेशन प्लांट में हेल्प करेगी। छोटा छोटा मैंने डिस्क्राइब कर दिया। वाटर हो गया बेटा, ये तो जिंदगी के लिए चाहिए। सॉइल हो गया, types of soil, pH, amount of water it hold, available nutrient extra determine what type of organism can successfully live in or on the soil। तो कहते हैं सॉइल की टाइप होगी, उसका पीएच, वो कितना पानी होल्ड कर सकता है, उसमें कितने न्यूट्रिएंट हैं, ये बताएंगे कि उसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा। तो ये कुछ इसके बायोटिक या फिर नॉन लिविंग कंपोनेंट थे। अब आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों फूड चेन। अब यहाँ से सही जो है वो शुरू होता है आपका चैप्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फूड चेन इज a sequence of organism where each organism is eaten by the next one in the chain। तो सबसे पहले बेटा सीक्वेंस है ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। एक के बाद एक आपको ऑर्गेनिज्म मिलेगा जहां पे हर ऑर्गेनिज्म वो नेक्स्ट वाला उसे खा जाता है, ठीक है। It illustrates how energy and nutrients transfer from one organism to another in an ecosystem। और ये हमें क्या बताता है बेटा कि कैसे एनर्जी और न्यूट्रिएंट जो है वो ट्रांसफर होते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म में इन एन इकोसिस्टम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फूड चेन, और फूड चेन दो तरह की रहती है, टेरेस्ट्रियल फूड चेन, एक्वेटिक फूड चेन। टेरेस्ट्रियल फूड चेन क्या है बेटा? ये वो फूड चेन है जो लैंड पे एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल ग्रास, इंसेक्ट, स्नेक, हॉक। एक्वेटिक फूड चेन जो है, ये वो फूड चेन है जो आपकी वाटर बॉडीज में होती है। फॉर एग्जांपल फाइटो, ये फूड चेन लिखी है मैंने, फाइटो प्लैंकटन हो गया, जू प्लैंकटन, फिश हो गया, शार्क हो गया, एटसेट्रा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फूड चेन, ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले बेटा फूड चेन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट। तो फूड चेन में होता क्या है बेटा? एनर्जी का ट्रांसफर होता है और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर होता है। इन अ फूड चेन देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। दूसरी बात बेटा,
फूड चेन में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो यूनिडायरेक्शन होता है, एक ही डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करती है, मैं नीचे से ऊपर जाएगी, ऊपर से नीचे नहीं आएगी। यूजुअली देयर आर 3 or 4 ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चेन। तो आमतौर पे क्या होता है बेटा, 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल रहते हैं फूड चेन में। इन फ्यू चेन्स, कुछ चेन्स में देयर मे बी मैक्सिमम ऑफ 5 ट्रॉपिक लेवल, ज्यादा से ज्यादा 5 ट्रॉपिक लेवल हो सकते हैं। Knowledge of food chain help in understanding feeding relationship as well as the interaction between organism in an ecosystem. फूड चेन की जो नॉलेज है वो हमें मदद करती है समझने में कि रिलेशनशिप कैसा है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, उनकी आपस में इंटरेक्शन कैसी है इकोसिस्टम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म बैठे हुए हैं। ऑर्गेनिज्म ऑफ फूड चेन सर्व्स एज मीन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। और बेटा जो ऑर्गेनिज्म होते हैं फूड चेन के अंदर वो एक जरिया है एनर्जी ट्रांसफर करने का एक लेवल से दूसरे लेवल तक। एट ईच ट्रांसफर देयर इज लॉस ऑफ 80 to 90% ऑफ एनर्जी। और हर ट्रांसफर में 80 से 90% एनर्जी जो है बेटा वो वेस्ट होती है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है फूड चेन के, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे बेटा ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस थ्रू वेरियस स्टेप्स इन द फूड चेन नोन एज ट्रॉपिक लेवल। देखो बेटा फूड चेन में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है और न्यूट्रेंट होते हैं। ठीक है, तो जो ट्रांसफर एनर्जी हो रहा है ना वो स्टेप्स में हो रहा है, एक के बाद एक स्टेप्स में। तो उन्हीं स्टेप्स को यहाँ बोला जाता है आपका ट्रॉपिक लेवल्स। डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल फाउंड बाय द ऑर्गेनिज्म आर गिवन बिलो। अब अलग अलग जो ट्रॉपिक लेवल है ये पिरामिड में भी दिखाए हुए हैं, वो पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं बेटा प्रोड्यूसर या फिर ऑटोट्रॉप्स आर प्रेजेंट एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो जो पहला ट्रॉपिक लेवल है या फिर पहला स्टेप है वो क्या है बेटा आपका प्रोड्यूसर या फिर ऑटोट्रॉप्स। इन्हें हम T1 बोलेंगे। ये क्या करेंगे, सोलर एनर्जी को फिक्स करेंगे और उससे क्या करेंगे, खाना बनाएंगे कंज्यूमर्स के लिए, जिन्हें हेटेरोट्रॉप्स बोलेंगे। हर्बीवोरस बोलो या फिर प्राइमरी कंज्यूमर, हमने पहले ही पढ़ा बेटा हर्बीवोरस या प्राइमरी कंज्यूमर एक ही बात है। ये सेकंड टॉपिक लेवल पे रहते हैं। उसके बाद में स्मॉल कार्निवोरस या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे रहेंगे। फिर लार्ज कार्निवोरस आ जाएंगे या फिर टैचरी टैटरी कंज्यूमर्स फॉर्म्स द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, जिसको हम T4 बोलेंगे। ठीक है, तो आमतौर पे 4 तक के ट्रॉपिक लेवल रहते हैं। नेक्स्ट आ गया बेटा फूड वेब। फूड वेब क्या होता है, बड़ी सारी फूड चेन्स को अगर आप जोड़ दो तो एक नेटवर्क बन जाएगा, उसको फूड वेब बोलेंगे। इट इज डिफाइंड एज अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन व्हिच आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। तो नेटवर्क ऑफ फूड चेन है जो आपस में लिंक्ड है। इसी तरह से बेटा कैरेक्टरिस्टिक होते हैं फूड वेब के। अनलाइक फूड चेन की तरह फूड वेब जो होती है आर नेवर स्टेट। देखो बेटा फूड चेन जो होती है वो स्टेट होती है, लेकिन फूड वेब जो होते हैं वो स्टेट नहीं होती। यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया, थोड़े सर्कल कर्व्ड बने हुए हैं। फूड वेब प्रोवाइड अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ फूड अवेलेबिलिटी। तो फूड वेब में क्या रहता है बेटा, आपके पास अल्टरनेटिव रहता है। फूड चेन में क्या है, वो एक ही रास्ता है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो नहीं मिला। इसमें क्या है बेटा, आपके पास ऑप्शन है, यहाँ ये रास्ता नहीं मिला तो दूसरे रास्ते पे चल जाएंगे खाने के लिए। ग्रेटर अल्टरनेटिव अवेलेबल इन फूड वेब मेक द इकोसिस्टम मोर स्टेबल। तो फूड वेब में क्या है बेटा, आपके पास फूड जो ऑप्शन है वो ज्यादा है, इसलिए ज्यादा स्टेबल रहती है। और फूड वेब आर आल्सो हेल्प इन इकोसिस्टम डेवलपमेंट, और इकोसिस्टम के डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है बेटा एनर्जी फ्लो, ये भी मॉडल टॉपिक है। एनर्जी इज एक्यूमुलेटेड बाय द प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड इज ट्रांसफर टू डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन। तो होगा क्या बेटा, हमारे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं जिन्हें ऑटोट्रॉप बोलेंगे, वो एनर्जी को फिक्स करेंगे, फिर वो ट्रांसफर होगी अलग अलग टॉपिक लेवल पे इन फूड चेन। इस फिनोमेना को बोला जाता है एनर्जी फ्लो। फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम कैन बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग स्टेप। तो पहला स्टेप क्या है, ग्रीन प्लांट जो होंगे कैप्चर करेंगे 1% ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड। याद रखिएगा बेटा कि कितनी सनलाइट वो कैप्चर कर पाते हैं, सिर्फ 1% हिस्सा। और ये देखिए बेटा 1% हिस्से से पूरी दुनिया चलती है। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट जो है वो सिर्फ 1% हिस्सा जो है सन की एनर्जी का, सनलाइट का एब्जॉर्ब कर पाएंगे और फिर उसे फूड में कन्वर्ट करेंगे। Green plants are eaten by the primary consumers and a major amount of energy is lost as a heat to the environment. अब ग्रीन प्लांट जो है इनको कौन खाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिनको हम हेर्बिवोरस बोलते हैं, ये इनको खा लेंगे। जब ये खाएंगे बेटा तो बड़ा सारा हिस्सा जो है एनर्जी का वो इन दी फॉर्म ऑफ हीट फिर से एनवायरनमेंट में चला जाएगा। सम अमाउंट गोज इनटू डाइजेशन एंड इनटू वर्क एंड रेस्ट गोज टूवर्ड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। कुछ हिस्सा डाइजेशन में चला गया, काम करने में चला गया, और बाकी जो बचा था वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में चला जाएगा।
An average 10% of energy of food eaten by organism is turned back into its own body and made available for the next level of the consumer. अगर एवरेज औसतन बताया जाए तो सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो फूड ईटन बाय ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म जितना भी खाना खाया हो उसका सिर्फ 10% एनर्जी ही वो कंज्यूम कर पाता है जो उसको मिलती है, और नेक्स्ट टॉपिक लेवल के लिए वही अवेलेबल रहती है। इसलिए 10% जो है कैन टेकन एज द एवरेज वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रेजेंट इन ईच स्टेप एंड इज द नेक्स्ट टॉपिक लेवल। तो इसलिए बेटा क्या माना जाता है कि सिर्फ हर टॉपिक लेवल पे सिर्फ 10% ऑफ एनर्जीज अवेलेबल है नेक्स्ट टॉपिक लेवल के लिए। क्लियर है? इसी को 10% ला भी कहते हैं। सिंस ओनली लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर, फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ 3 और 4 स्टेप। अब देखो बेटा सिर्फ 10% एनर्जी अवेलेबल है हर टॉपिक लेवल पे, पहले पे 10 है, उससे नेक्स्ट जो है उसका 10 रह जाएगा, उसका 10, तो मतलब कम होती जा रही एनर्जी। तो इसीलिए बेटा आपकी फूड चेन में 3 या 4 ही टॉपिक लेवल या स्टेप्स जो है वो रहते हैं। तो कभी आपको पूछा जाए कि फूड चेन में 3-4 टॉपिक लेवल क्यों होते हैं, उससे ज्यादा क्यों नहीं होते, क्योंकि बेटा 10% एनर्जी अवेलेबल रहती है हर स्टेप पे। इसलिए बेटा ऊपर वाले स्टेप अगर ज्यादा हो जाएंगे ना टॉपिक लेवल, तो ऊपर वाले की एनर्जी बचेगी नहीं। लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो लार्ज, हर स्टेप पे इतनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है कि यहाँ पे लिटिल एनर्जी रिमेन आफ्टर 4 टॉपिक लेवल की। 4 टॉपिक लेवल जब पूरे हो जाएंगे तो एनर्जी जो है बड़ी कम रह जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, एनर्जी फ्लो जो डायग्राम है, फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम दो चीजें क्लियर है। फर्स्टली फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शन, एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शन फ्लो करती है। दूसरा एनर्जी that is captured by the autotroph does not goes back to the sun, and energy which passes to the herbivores does not come back to the autotroph as it moves progressively through the various top level, it is no longer available to the previous level। तो ये बेटा यूनिडायरेक्शनली बता रहा है बेटा कि सन से जो एनर्जी ली वो वापिस सन को नहीं जाएगी। हर्बीवोरस ने जो जो कार्निवोरस हर्बीवोरस को खा लिया ना, तो वहां से वापिस हर्बीवोरस के पास एनर्जी नहीं जाएगी, मतलब यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी है। दूसरा बेटा एनर्जी अवेलेबल एट ईच टॉपिक लेवल गेट डिमिनिश्ड प्रोग्रेसिवली ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल। तो हर लेवल पे क्या हो रहा है बेटा, एनर्जी जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, तो इसलिए हमारे टॉपिक लेवल भी 3 समझते हैं होता क्या है। It is defined as a phenomena of progressive increase in concentration of harmful non-biodegradable toxicants in the body of organism at each topic level known as biomagnification। तो होता क्या है बेटा, हर टॉपिक लेवल पे जो आपके बेटा हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिकेंट्स हैं उनका लेवल जो है वो हर टॉपिक लेवल पे उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसी को बोला जाता है बायोमैग्निफिकेशन की हर टॉपिक लेवल पे आपका जो हार्मफुल वेस्ट होते हैं टॉक्सिकेंट्स होते हैं उनका लेवल जो है वो बढ़ता जाता है, इसी को बोला जाता है बायोमैग्निफिकेशन। अब इसका रीजन क्या है, ये एग्जाम में बहुत पूछते हैं। unknowingly some harmful chemical enter our body through the food chain। तो कहते हैं जाने अनजाने क्या होता है, कुछ हार्मफुल केमिकल जो है हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं थ्रू द फूड चेन। One of the reason is the use of several pesticide and other chemical to protect our crop from disease and pest। तो उनमें से एक जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि हम पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं और कुछ केमिकल इस्तेमाल करते हैं हमारे क्रॉप्स के लिए ताकि हम उनको डिसीज से और पेस्ट से बचा सकें। These chemicals are either washed down into the soil or into the water body। फिर क्या होता है बेटा, ये जो केमिकल हैं ये वॉश डाउन विद वाटर, पानी के साथ साथ कहाँ चले जाते हैं, सॉइल में चले जाएंगे या फिर किसी वाटर बॉडीज में, तालाब हो गया दरिया हो गया, वहां चले जाएंगे। फ्रॉम दिस सॉइल, अब जमीन में अगर चले गए तो दे आर एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट along with the water and mineral, and from the water bodies they are taken up by the aquatic plant and animal। अगर तो बेटा ये जमीन में गए, ठीक है, तो प्लांट क्या करेंगे, पानी के साथ साथ इनको एब्जॉर्ब करेंगे। अगर चले जाएंगे वाटर बॉडीज में, रिवर में, तो वहां पे जो होंगे ना आपके एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल, वो इसको एब्जॉर्ब करेंगे। दिस इज वन ऑफ द वे इन विच दे एंटर द फूड चेन। तो इस रास्ते से ये फूड चेन में एंटर कर जाएंगे। एज दिस केमिकल आर नॉट डिग्रेडेबल, दीज गेट एक्यूमुलेटेड एट ईच टॉपिक लेवल। अब ये जो केमिकल है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये हर टॉपिक लेवल पे एक्यूमुलेट होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। एज ह्यूमन बीइंग ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन, और इंसान जो है बेटा
उसका फूड चेन में जो लेवल है सबसे टॉप वाला है, सबसे ऊपर इंसान ही रहता है, तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो मिलेगी इन केमिकल की वो इंसान की बॉडी में ही मिलेगी। यही रीजन है कि why our food grains such as wheat, rice, vegetable, fruit and meat contain different amount of pesticide residue they can't be removed by washing or other means। तो ये कारण है बेटा कि क्यों हमारे फूड ग्रेन जैसे व्हीट है, राइस, वेजिटेबल, फ्रूट और मीट है, इनमें अलग अलग अमाउंट का पेस्टिसाइड रेसिड्यू रहता है और ये हम रिमूव भी नहीं कर सकते बाय वॉशिंग और अदर मीन्स। तो ये काज जो है बायोमैग्निफिकेशन का एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा 10% ला। ये हमने पहले ही पढ़ा बेटा 10% ला क्या होता है कि हर टॉपिक लेवल पे सिर्फ 10% ही एनर्जी का हिस्सा जो है वो अवेलेबल रहता है, इसी को बोलते हैं 10% ला। दिस लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन टॉपिक लेवल टू अनदर ओनली 10% energy available to the higher topic level and remaining 90% loss in respiration and heat। तो बेटा हर टॉपिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी ही रहती है, बाकी सारी इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो एनवायरनमेंट में लॉस्ट हो जाती है। नेक्स्ट ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओजोन O3 मॉलिक्यूल जो है इज फॉर्म्ड बाय 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ओजोन में बेटा ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल होते हैं। ओजोन इज डेडली पॉइजन, तो ये जहरीली गैस है और ये कहाँ पाई जाती है बेटा स्ट्रेटोस्फेयर में 20-30 किलोमीटर अबव अर्थ। अर्थ से 20-30 किलोमीटर ऊपर चले जाओ तो ओजोन लेयर मिलेगी। एट हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म एन एसेंशियल फंक्शन। तो बेटा ऊपर जो हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन है इसका कोई पर्टिकुलर या स्पेशल कोई फंक्शन है, कोई काम है। इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो ये क्या करेगा बेटा, सूरज से जो यूवी रेज आ रही हैं उनसे अर्थ को बचाएगा। These radiation are harmful for living organisms, क्योंकि ये रेडिएशन जो है हमारे लिए खतरनाक होती हैं, हमारे लिए अच्छी नहीं होती। It is known to cause skin cancer in human being। तो इनसे क्या होता है बेटा, स्किन कैंसर की प्रॉब्लम होती है। At higher level of atmosphere, higher energy UV radiation split apart some molecule oxygen O2 into free oxygen O atom। These atom then combine with molecule oxygen to form ozone। अब ये ओजोन बनती कैसे है बेटा, अगर आप एटमॉस्फेयर में ऊपर चले जाओगे ना तो जो हाई एनर्जी वाली यूवी रेडिएशन है वो क्या करेगी, हमारी ऑक्सीजन को तोड़ देगी। ऑक्सीजन में 2 मॉलिक्यूल है ना O2, इसको तोड़ देगी तो अलग अलग हो जाएगा। ओ ऑक्सीजन जो है 2 थे ना, तो एक अलग हो गया, एक अलग हो गया। अब ये सिंगल जो O बना ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा तो बन जाएगा O3। तो इस तरह से हमारा ओजोन लेयर या O3 का मॉलिक्यूल बनता है। ओजोन डिप्लीशन, ये ओजोन डिप्लीशन है क्या, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इज नोन एज ओजोन डिप्लीशन। हमारी जो ओजोन लेयर है बेटा वो पतली होती जा रही है दिन ब दिन, इसको बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। आगे देखिए बेटा सिंथेटिक केमिकल्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC is mainly responsible for the depletion of ozone layer besides methane and oxide of nitrogen। जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए वो है बेटा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ये सिंथेटिक केमिकल है इंसान के द्वारा बनाया हुआ, ये रिस्पॉन्सिबल है इसकी डिप्लीशन के लिए। इसके अलावा मीथेन और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। CFC इज वाइडली यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। CFC कहाँ इस्तेमाल होती है बेटा, रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर और फायर एक्सटिंग्विशर्स में। वन रिलीज्ड इन एयर, एक और अगर ये हवा में चले जाएगा तो CFC प्रोड्यूस करेगा क्लोरीन एटम इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो जब वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से टकराएगा तो क्लोरीन के एटम बनाएगा। ये एटम ऑन रिएक्टिंग ओजोन डिसोशिएट ओजोन मॉलिक्यूल इनटू ऑक्सीजन। तो ये क्या करेंगे बेटा, ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे और उसको क्या करेंगे बेटा, ऑक्सीजन में तोड़ देंगे, O2 अलग कर देंगे, सिंगल O अलग कर देंगे, thus decreasing amount of ozone result in the depletion of ozone layer। इससे क्या होगा बेटा, ओजोन के मॉलिक्यूल कम हो रहे हैं तो ओजोन की डिप्लीशन होती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इफेक्ट क्या है ओजोन डिप्लीशन। अगर ओजोन डिप्लीशन हो भी गई तो क्या फर्क पड़ेगा, उससे क्या रहेगा। सबसे पहले कैंसर बेटा, यूवी रेडिएशन अर्थ पे आ जाएंगी, स्किन कैंसर होगा। दूसरा आई साइड, यूवी रेडिएशन क्या करेंगे बेटा, आंखों को खराब करती हैं। तीसरा बेटा इम्यून सिस्टम, यूवी रेडिएशन क्या होंगे, हमारे इम्यून सिस्टम पर भी इफेक्ट करेंगे, इसलिए बॉडी का जो रेजिस्टेंस है अगेंस्ट डिसीज वो भी कम होगा। नेक्स्ट बेटा फोटोसिंथेसिस, यूवी रेडिएशन रिजल्ट इन द डिक्लाइन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग,
डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस कम हुआ तो उससे क्या होगा बेटा, कॉन्सेंट्रेशन जो है CO2 की बढ़ जाएगी, इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों इंटरनेशनल एफर्ट टू चेक ओजोन डिप्लेशन। तो बेटा ओजोन की डिप्लेशन को बचाने के लिए इंटरनेशनल एफर्ट भी किए गए। द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर कॉज्ड नोटिस इन 1980। तो 1980 में इसको नोटिस किया गया था पहली बार। ओजोन होल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड ओवर एंटार्क्टिका इन 1985। तो सबसे पहले ओजोन होल कहाँ पाया गया था बेटा, अंटार्कटिका में 1985 में। This forced environmentalists to develop effective strategy to check the thinning of the ozone layer। इसने क्या किया बेटा, जो हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं उनको बेटा फोर्स किया कि वो एक स्ट्रेटजी बनाए इसकी थिनिंग को रोकने के लिए। तो उसके लिए बना बेटा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना इन 1987 में। यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP succeeded in forming an agreement between nations to limit CFC production to half the level of 1986। तो इसके लिए क्या हुआ बेटा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो मीटिंग हुई, उन्होंने क्या बोला, जितने भी राष्ट्र हैं कि आप CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसकी प्रोडक्शन को पिछले साल के मुताबिक आधा कर दीजिए। It was decided to take necessary steps to decrease the use of all ODS ozone depleting substance, particularly CFC, and to develop alternate technology to replace the use of CFC। उन्होंने क्या फैसला लिया कि जितनी भी चीजें हैं जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को प्रोड्यूस करती हैं, जैसे मीथेन थी, नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड से, उनका जो है वो कम हो, खपत जो है वो कम कर दीजिए, वो हमें कम से कम यूज करने हैं, ठीक है। उसके अलावा बेटा टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करिए जिसमें CFC का यूज ना हो, कि हम CFC के बिना भी काम कर सके, तो ऐसी टेक्नोलॉजी लाना है। फिर आगे बेटा हेलसिंकी डिक्लेरेशन 1989 में मेजॉरिटी ऑफ नेशन प्लेज टू फेस आउट CFC बाय द ईयर 2000। तो 1989 में बड़े सारे नेशन थे, मेजॉरिटी ऑफ नेशन ने प्लेज लिया कि वो क्या करेंगे, CFC को 2000 तक बंद ही कर देंगे। प्रोडक्शन ऑफ CFC हैड बीन स्टॉप्ड सिंस, तब से बंद है, एंड इज रिप्लेस्ड बाय, अब उसको किससे रिप्लेस किया उन्होंने, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC। नेक्स्ट है बेटा मैनेजिंग द गार्बेज, गार्बेज को कैसे मैनेज करना है। द हाउस होल्ड वेस्ट इज कॉल्ड गार्बेज। तो गार्बेज होता क्या है बेटा, आपके घर में जो बच गया वेस्ट उसको हम क्या बोलेंगे, गार्बेज, जो आप यूज नहीं करोगे। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। अब ये 2 ग्रुप्स में बांटा गया, एक है बायोडिग्रेडेबल, दूसरा बेटा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बायोडिग्रेडेबल अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो जिसे बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा जाएं वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, और जिसको ना खाएं वो हो गए नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। Substance which can be disposed of naturally by the action of microorganisms like bacteria, fungi, etc. are called biodegradable substance। तो वो चीजें जिन्हें क्या होगा बेटा, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्पोज ऑफ खा देंगे, खत्म कर देंगे, उन्हें बोलेंगे हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ये ऑर्गेनिज्म सेक्रेट एंजाइम्स which cause a breakdown of biodegradable substance into simple form। तो ये क्या करेंगे बेटा, एंजाइम छोड़ेंगे जिससे आपका जो वेस्ट है, ठीक है, वो क्या करेगा, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दे कैन बी यूज्ड एज मैन्योर और कंपोस्ट टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। फिर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो खाद के रूप में, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। अब यहाँ पे सिंपल फॉर्म का मतलब क्या है बेटा, कि जिसे सॉइल जो है ऑब्जर्व कर सकेगी, आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। इफेक्ट क्या है बेटा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के, वो देखिए। डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस लीड टू फाउल स्मेल। अब इससे क्या होता है बेटा, स्मेल आती है। Dumping of industrial waste reduce the fertility of soil and leads to the reduction in crop yield। इससे क्या होता है बेटा, इंडस्ट्रियल वेट के, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होती है उनकी डंपिंग से क्या होता है बेटा, सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है और फिर क्रॉप्स में भी फर्क पड़ता है। ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज ऑन दीस वेस्ट कैरीज जर्म्स एंड स्प्रेड डिसीज। जो मक्खियां होती हैं बेटा वो इस पे पलेंगी, ब्रीड करेंगी, जर्म्स कैरी करेंगी और बीमारी फैलेंगी। डंपिंग ऑफ वेस्ट इन वाटर बॉडीज लीडिंग टू वाटर पोल्यूशन। तो अगर हम क्या करेंगे बेटा, इस वेस्ट को वाटर बॉडीज में फेंक देंगे, जैसे तालाब हो गए, समंदर हो गया, तो वहां वाटर पोल्यूशन करेंगी। दिस रिजल्ट इन द स्प्रेड ऑफ वेरियस वाटर बोर्न डिसीज। इससे क्या होता है बेटा, पानी वाली बीमारी लग सकती हैं। फिर है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। ये वो सब्सटेंस है बेटा
जिन्हें सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। These are toxic, harmful and accumulate in the environment. ये बड़े हार्मफुल होते हैं और ये एनवायरनमेंट में इकट्ठे होते जाते हैं। They account for the major pollutants of the environment. For example, plastic, radioactive waste, insecticide, pesticide, etc. जैसे आपके प्लास्टिक हो गया, ये कभी भी खत्म नहीं होगा बेटा एनवायरनमेंट में, इसको आप छोड़ दीजिए आज, 100 साल के बाद भी आपको वहीं पे मिलेगा। ये रेडियोएक्टिव वेस्ट हो गई, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड हो गया। इनका इफेक्ट क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल substance like radioactive waste accumulate in the environment and cause disease in human and other living beings। तो बेटा अगर रेडियोएक्टिव वेस्ट जो है वो एनवायरनमेंट में बढ़ता जाएगा तो उससे क्या होगा? बीमारियां लगेंगी। दे पोल्यूट वाटर, पानी गंदा करेंगे और एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल को भी असर रहेगा। मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, कभी कभी पूछा जाता है कि वेस्ट जो है उसको कैसे ठिकाने लगाना है, डिस्पोज कैसे करें। वेस्ट डिस्पोजल मीनिंग गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट। तो वेस्ट डिस्पोजल का मतलब है बेटा कि वेस्ट से छुटकारा। द मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ वेस्ट। तो बेटा जो मेथड है वेस्ट डिस्पोज करने का वो डिपेंड करता है कि वेस्ट आपका किस तरह का है। तो कुछ मेथड यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहले रिसाइकलिंग, द प्रोसेस ऑफ वेस्ट मटेरियल टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिसाइकलिंग। तो हम क्या करें, उस वेस्ट से नई चीज बना लें, इसको बोलते हैं रिसाइकलिंग। मटेरियल लाइक टिन, प्लास्टिक, पेपर, पॉलीथीन, ग्लास एटसेट्रा और रिसाइकेबल, ये सारे क्या है? रिसाइकेबल है। इन्हें हम फेंके ना बेटा, इनसे क्या करें? कोई नई चीज बना लें। नेक्स्ट आगे बेटा कंपोस्टिंग, बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट सच एज लेफ्ट ओवर फूड, फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स एटसेट्रा। जो हमारे घर में या किचन में जो वेस्ट बचे आता है, कैन बी बरीड इन पिट, उसको एक खड्डे में रखें, डग इनटू ग्राउंड, दे आर कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट एंड यूज्ड एज मैन्यूर। फिर आप उसको खेतों में इस्तेमाल कर सकते हो एज ए मैन्यूर। नेक्स्ट आ गया इंसिनरेशन, इट इज द बर्निंग ऑफ सब्सटेंस एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म एश। ये क्या है बेटा कि आप किसी भी चीज को क्या करो, हाई टेम्परेचर में जला दो तो उसकी क्या बनेगी? ऐश बन जाएगी। अब ये ऐश जो है कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय लैंडफिल। तो यहाँ पे बेटा जमीन जो है वो थोड़ी नीचे है, उसका लेवल डाउन है, वहां पे ये ऐश डाल दीजिए। इट रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट। इससे क्या होगा बेटा? वेस्ट की वॉल्यूम जो थी, क्वांटिटी थी, वो कम हो जाएगी। इट इज कॉमनली यूज्ड टू डिस्पोज हॉस्पिटल वेस्ट। और जो हॉस्पिटल का वेस्ट है वो इसी तरह से कुछ डिस्पोज किया जाता है। नेक्स्ट है बेटा लैंडफिल्स। In urban areas, majority of solid waste are buried in low-lying area to level the uneven surface of the land। तो अर्बन एरिया की अगर बात करें तो मेजॉरिटी में जो सॉलिड वेस्ट है उसे क्या किया जाता है? लो लाइंग एरिया, जहाँ पे लेवल डाउन है जमीन का, वहां पे उसको फेंक दिया जाता है ताकि लेवल जो है वो उसका ऊपर आ जाए। ये जो मेथड है वेस्ट डिस्पोजल है, इसको लैंडफिल बोला जाता है। और लास्ट आ गया बेटा सीवेज ट्रीटमेंट। Sewage is carried over to sewage treatment plant here. The sewage is filtered। तो सीवेज जितना भी होता है आपका ना नाली में गंद, उसको कहाँ भेजना है बेटा? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे, ठीक है। सीवेज को फिल्टर किया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर इन द सीवेज इज अलाउड टू सेटल डाउन एंड डिकम्पोज्ड इन लार्ज टैंक। तो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है आपका सीवेज में, उसे क्या करेंगे? सेटल डाउन, नीचे बैठेगा और फिर उसको क्या करेंगे? बड़े सारे टैंक में डिकम्पोज किया जाएगा। वाटर फ्रॉम दीज टैंक इज क्लीन एंड रिलीज्ड इनटू वाटर बॉडीज। और फिर क्या करना है बेटा? जो पानी है इन टैंक में से उसे साफ करो, उसके बाद में वाटर बॉडीज में छोड़ दीजिए। ये कुछ तरीके थे बेटा कि वेस्ट को कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाए, ठीक है। और लास्ट में बेटा डिस्ट्रॉय योरसेल्फ, पेन इज टेम्पररी, सक्सेस इज फॉरएवर। खुद को डिस्ट्रॉय कर दीजिए क्योंकि पेन जो है वो टेम्पररी है, लेकिन सक्सेस हमेशा के लिए रहेगी। इसके साथ हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है बेटा। छोटा सा चैप्टर था, कुछ टॉपिक 2-3 जो है इसमें मेन में वो अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।